अगर आप मैथिली साहित्य ऑप्ट करते हैं तो डरे नहीं, डरना नहीं है। और जो हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं और उसी सोर्स से अगर आप देखें तो 100% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो लिमिटेड सोर्स का अच्छे से यूटिलाइज करें, बार बार आंसर राइटिंग करें। अगर इतना बार बार करते हैं ना, अगर कोई भी छात्र 15-20 टेस्ट सीरीज अगर लिख लेते हैं, छात्र या छात्राएं, तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक अंक आप अर्जित कर लेंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पे। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं 65 बीपीएससी में रैंक 92 हासिल करने वाले नित्यम सिंह जी। वेलकम नित्यम जी टू स्टडी IQ। बहुत बहुत स्वागत है और आपको ढेर सारी बधाइयां। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बहुत बहुत आभार। आपने मुझे अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं पूरे स्टडी IQ टीम और आपका बहुत बहुत आभारी। नितिन जी, हमें बहुत खुशी है कि आप आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं और मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि नितिन जी ने इस एग्जामिनेशन को अपने 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया है और इनका जो ऑप्शनल है वो मैथिली साहित्य रहा है। तो हम आज नितिन जी से उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे और स्पेसिफिकली मैथिली साहित्य को किस तरीके से प्रिपेयर करना है अगर आपने उसको एक ऑप्शनल के तौर पर लिया है। तो शुरुआत करते हैं। नितिन जी, तीसरा अटेम्प्ट 65 बीपीएससी, किस तरीके से ये जर्नी आपकी रही है इन तीनों अटेम्प्ट की? मैम, देखा जाए तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने भी सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं बहुत ही दुरूह और बहुत ही जटिल है। जब बच्चे आते हैं यहाँ पे तो एक ऐसा सपना लेके आते हैं जिनको साकार करने के लिए न सिर्फ उनका जर्नी होता है बल्कि उनके पूरे परिवार का एक उनका सहयोग होता है। तो ये बहुत ही दुरूह है, लेकिन फिर भी अगर छात्रों को एक डायरेक्शन मिल जाए, एक अच्छे तरीके से सलाहकार मिल जाए जो उनको बताए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इतना जटिल एग्जाम और बहुत सुलभ तरीके से उसको क्रैक किया जा सकता है। हालांकि मैं अगर मेरे बारे में अगर देखें तो मैं बिहार से हूँ। बिहार में समस्तीपुर एक जिला है, वहाँ एक छोटा सा गांव साख मोहन है, वहां से मैं हूँ। और जब मैं वहां से निकला था तो वहां पे नेट का मतलब लाइट 2016 में वहां पे आई है। तो इतना वहां पे सारे बच्चों के साथ संघर्ष की स्थिति है और सारे लोग में मोटिवेशन है कि हम कुछ करेंगे। तो हालांकि 60 जब मैं यहाँ पे आया था तो एक बार मैंने फेल किया पीटी में, और पीटी में भी फेल करने, पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, मैं समझता हूँ फेल करने का मूल जो कारण होता है वो डायरेक्शन लेस स्टडी होता है, मेहनत। ये सिविल सेवा मैं समझता हूँ कि ऐसा एग्जाम है ना कि आप इसमें लगन और जुनून, इसके साथ साथ अगर डायरेक्शन लेस अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं ना तो ये आपको वहां तक नहीं पहुंचाएगा। तो इसमें तीनों डायरेक्शन के साथ किस्मत भी जुड़ जाता है। जब ये होता है तो प्रीलिम्स होता है, जब प्रीलिम्स होता है तो सबसे बड़ी बात है मेंस का। और मैं मेंस में देखता हूँ आंसर राइटिंग का एक कल्चर ही नहीं है हमारे सोसाइटी में, हमारे मतलब एक इंडस्ट्री में, जिसको हम सो कॉल्ड इंडस्ट्री कहते हैं। मतलब एक जो अभी डेवलप हो रहा है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम हालांकि जब से डिजिटल क्रांति हुई है और डिजिटल क्रांति की वजह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल और आपके जैसे बहुत मार्गदर्शक आए हैं, तब से थोड़ा हम लोगों को एक सहजता महसूस हुई है। गांव ग्रामीण परिवेश तक में इंटरनेट की सुलभता और आपके जैसे मार्गदर्शन की एक पहुंच के वजह से हम लोग आगे आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी छात्र हैं गांव के हैं या जहां जहां से रिमोट एरिया से हैं वो जरूर मोटिवेट होंगे और इतने प्रतिष्ठित एग्जाम के लिए जरूर आगे। तो एक तीसरा होता है मेंस, दूसरा मेंस होता है जिसमें आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया कि अंतिम रूप से चयनित होने के लिए ऑप्शनल भी जरूरी है, तो ऑप्शनल मेरा मैथिली साहित्य है। तो मैं ऑप्शनल का भी कैसे प्रिपरेशन किया जाए ये भी बहुत जरूरी है। जब ये तीनों मिलता है तो एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी जरूरी है कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। अगर ये तीनों समन्वित रूप से आगे बढ़ता है तो एक छात्र सफल होता है। लेकिन ये इतना बड़ा जर्नी है ना कि कितने बार लोग असफल होते हैं और हिम्मत टूट जाती है, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है और एक लगन एक जोश होता है जिसके वजह से छात्र जरूर सफल होते हैं। ये मेरा मानना। नितिन जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सभी के साथ शेयर किए और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आप जिस गांव से बिलोंग करते हैं वहां 2016 में इलेक्ट्रिसिटी आई है, यानी कि जो भी छात्र छात्राएं वहां से निकल रहे हैं आपको एक मार्गदर्शक के तौर पर देख रहे हैं।
जिस तरीके से आप एक अफसर बन के अपने गांव से निकले हैं, बहुत सारे लोग आपको देखकर इस राह पे चलेंगे। और जैसे आपने कहा, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ वो डायरेक्शन जो आपने ऑप्ट किया, या फिर जो पिछले 2 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं लैकिंग आपको महसूस हुआ, अगर वो आप हमारे साथ शेयर करें, जो तीसरे अटेम्प्ट में आपने पूरा किया। मैम, डायरेक्शन तो हम लोग एक होता है ना कि लोग गलती करके सीखता है। तो एक तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था डायरेक्शन लेस से, क्योंकि एक ऐसे परिवार से आ रहे थे जो किसान परिवार है, और वो बेसिक नॉलेज जानते हैं, शिक्षा क्या होता है इनको ये पता है, और शिक्षा का क्या महत्व होता है। हमारे पिताजी हैं, उनका मानना था कि शिक्षा का मतलब ही होता है कि सम्मान, जब तक शिक्षा सम्मान से ना जुड़े तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं होता। वहां से स्टार्ट किए थे, लेकिन इतना बड़ा जो एक पद है इसके लिए कभी सोचे नहीं थे। इसके लिए जब हम आए तो सबसे पहले प्रीलिम्स, सबसे पहले तो यही नहीं पता होता है कि बीपीएससी है क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान समय में तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सफल छात्र भी बहुत सारे रूबरू होते हैं आपके माध्यम से, अनेक चैनल के माध्यम से। तो वहां से मुझे ये पता चलता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, मुझे लगता है सबसे सुलभ तरीका यही है कि आप देखें कि मुझे कितना पढ़ना है। मुझे ये नहीं कि बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे यूपीएससी में भी मैंने कंटिन्यू 4 अटेम्प्ट में दिया हूँ और कंटिन्यू में असफल हुआ हूँ। और ये भी असफलता की एक लंबी जर्नी है। लेकिन अब मुझे पता चला है कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। बीपीएससी में मैं हालांकि सफल हुआ हूं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताने योग्य हूं। और यूपीएससी में तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं उस मुकाम पे नहीं पहुंचा हूं। लेकिन यूपीएससी में मैं देखा हूं सबसे होता है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में बहुत कुछ पढ़ने को होता है। अगर आप देखें मार्केट में तो बहुत कुछ है, लेकिन सेलेक्टेड चीज कैसे पढ़ा जाए, कम पढ़ा जाए। छात्र क्या करते हैं, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं जितना भी होता है। अगर बिहार स्पेशल है तो पूरा बिहार स्पेशल पढ़ लेंगे, अगर घटना चक्र है तो पूरा पढ़ लेंगे, या लुसेंट है तो पूरा पढ़ लेंगे। तो मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। बिहार का दे रहे हो तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 5 साल का, और उससे सीखें। और मेंस में अगर आप देखें तो मेंस में भी जैसे अब नॉर्मल जो सॉरी कहने में थोड़ा सा मैं असहज महसूस करता हूँ, जो तथाकथित कोचिंग इंडस्ट्री है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम सारे रिजल्ट हम दे रहे हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि काम कर रहे हैं, लेकिन काम वो होना चाहिए जैसे मैं 2 बार फेल हो रहा हूँ उसके बाद पास कर रहा हूँ। हमारे पास उतना योग्यता है कि मुझे अगर डायरेक्शन दे दिया जाए ना, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकता हूँ। लेकिन डायरेक्शन विहीन होने की वजह से हम क्या करते हैं, 2 बार फेल होते हैं, उसके बाद पास करते हैं। ये पास करना जो हमारे मतलब संघर्ष को जो 2 साल नहीं, हम मुझे लगता है कि 10 साल पीछे कर देता है। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, अगर इस साल सफलता हो जाती है तो हमारी लाइफ जो जीवन प्रत्याशा, अगर आप देखें तो हमारे पूरे परिवार, पूरे समाज, पूरे गांव की जीवन प्रत्याशा मुझे लगता है 2 साल बढ़ जाती है। तो एक ये है। तो जरूरी है कि आंसर राइटिंग कैसे किया जाए। आंसर राइटिंग में भी मुझे अब पता चला कि इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, व्यापकता लिए होना चाहिए, क्या क्या कमियां होती है जिसकी वजह से मार्क्स नहीं मिलते हैं, ऑप्शनल रखा जाए तो कौन सा रखा जाए। बहुत से सारे दोस्त सुझाव देते हैं, लेकिन सुझाव के साथ साथ सोल्यूशन भी जरूरी होता है। क्योंकि सुझाव तो आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में बहुत लोग देते हैं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत लोग देते हैं, बहुत सारे छात्र देते हैं, लेकिन सुझाव व्यक्ति परक होना चाहिए। अब हमारे साथ क्या होगा, हमें क्या सूट कर रहा है, वो उसके अनुसार सुझाव बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शनल क्या होना चाहिए, और ये सब को अगर सुलझा लिया जाए तो मतलब सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। नितिन जी, अभी आप ऑप्शनल की बात कर रहे थे और आपने जो ऑप्शनल लिया वो था मैथिली साहित्य। पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि मैथिली साहित्य को लेने के पीछे क्या कहानी थी, आपने ऑप्शनल के तौर पर मैथिली साहित्य क्यों लिया? मैम, सबसे बड़ी बात है कि मैथिली साहित्य लेने का स्टार्टिंग में मेरा कोई मकसद नहीं था। जब मुझे 2015 में जब मैंने यूपीएससी मैंने दिया था, मुझे लग रहा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा, तो मैं एक कोचिंग में चला गया कि चलो भाई ऑप्शनल तो लिया जाए। क्योंकि मुझे तब तक, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में देखेंगे 35-40 हजार उस समय का फीस था, और मेरे पास 35-40 हजार रुपए थे नहीं। एक सामान्य परिवार से आए हुए थे, 35-40 हजार बहुत होता है।
तो ऐसे ही चले गए। तो एक दो जगह घूमने के बाद हम मैथिली साहित्य मंथन आईएएस के नाम से हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव जो जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और सबसे कम फीस पे मुझे अपने शिक्षण संस्थान में पढ़ने का अवसर दिया, वो दुर्भाग्य से है नहीं। उनकी कृपा और उनके गाइडेंस के वजह से हमने मैथिली साहित्य लिया। और अगर आप कहें कि 184 रैंक लाए हैं, उनमें शेखर सर जो हमारे गुरुदेव हैं, जो आज कोविड में उनका दुर्भाग्य से देहांत हो गया, उनके वजह से है। मैं उनको यहाँ से विनम्र श्रद्धांजलि करती हूँ। नितिन जी, ये तो आपने बताया कि क्या मोटिवेशन आपका था, आपके एक सर ने आपको मोटिवेट किया कि आप मैथिली साहित्य लेकर पढ़ सकते हैं। जो छात्र या छात्राएं बीपीएससी के एग्जामिनेशन में मैथिली साहित्य को एक ऑप्शनल लेकर चल रहे, किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है ऑप्शनल के लिए? मैं समझता हूँ मैम कि सबसे पहले कि अगर आप मैथिली साहित्य ऑप्ट करते हैं तो डरे नहीं। सबसे बड़ी बात है कि मैं भी यहाँ पे बहुत डरता था। मेरा 1 मार्क्स से मैं दुर्भाग्य से फेल हुआ था। उसका मूल कारण था मैथिली से डरना नहीं है। और जो हमारे पास लिमिटेड सोर्स हैं और उसी सोर्स से अगर आप देखें तो 100% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो लिमिटेड सोर्स का अच्छे से यूटिलाइज करें, बार बार आंसर राइटिंग करें। अगर इतना बार बार करते हैं ना, मुझे लगता है कि अगर कोई भी छात्र 15-20 टेस्ट सीरीज अगर लिख लेते हैं, छात्र या छात्राएं, तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक अंक आप अर्जित कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कम सोर्स है। अब जरूरत यह है कि कम सोर्स को ऐसा पढ़ा जाए कि 3 घंटे में जब वहां पे एग्जाम होगा, वहां पे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाए। तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। अगर किन्हीं छात्रों को अगर लगता है कि मटेरियल का अभाव है या डायरेक्शन का अभाव है, तो हम एक संस्कार सिविल सर्विस के माध्यम से, एक हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि मैथिली कैसे आगे बढ़े और छात्रों को कैसे जो समस्याएं हैं, ऑप्शनल को अगर ऑप्शनल ले लेते हैं, ऑप्शनल में अगर जटिलताएं महसूस हो रही है, हम उसको जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। ना केवल डायरेक्शन देंगे, बल्कि हम उनको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे कि आप पढ़िए और मैथिली अगर आप ले रहे हैं तो आपका चयनित 100% होगा, डरिए मत। नितिन जी, आपने भी बताया, मैं आपसे, आपने जो रिसोर्सेस फॉलो किए आप उसको पहले अभी शेयर करिए। नितिन जी, आपने बताया कि रिसोर्सेस कम रहते हैं मैथिली साहित्य के लिए, तो जो छात्र छात्राएं ले रहे हैं मैथिली साहित्य, किस तरीके से सोर्सेज, कहाँ से वो पढ़ सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको? देखिए, मैथिली साहित्य में अगर आप देखें मार्केट में, तो सोर्सेज का बिल्कुल अभाव है, क्योंकि बुक्स, जितना बुक्स पढ़ना होता है, वो बुक्स लगभग दिल्ली जैसे शहर में नहीं मिलते हैं, लेकिन पटना में जरूर मिलते हैं। पटना में मैथिली का हम लोग जहाँ से, लेकिन बुक्स लेने की कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे सर हैं, जैसे पटना में एक, सॉरी, बिहार में एक सर हैं, नारायण झा सर, वो बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका भी मटेरियल लें। और एक हमारे शेखर झा सर हैं, जो रहे नहीं दुर्भाग्य से, उनका मटेरियल है, अगर मार्केट में मिलता है तो आप लोग उनका मटेरियल जरूर लें। लेकिन मेरा जो है, मैंने क्या किया था, जो भी मार्केट में सोर्सेज थे, उस सब सोर्स के बाद जब मैं उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार मैंने पढ़ा, तो मुझे लगा कि क्रिएट कैसे किया जाए। और हमारे सर भी बताते थे कि आपको क्रिएट कैसे करना है। जब तक आप खुद से क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक सर्वाधिक अंक नहीं पा पाएंगे। तो एक मैंने इन सारे नोट्स के बाद मैंने खुद से एक नया नोट्स बनाया, सबको मिक्स करके। उसके बाद मैं वहां से 65th में सफलता का जो मूल मंत्र है, हालांकि हमें 64th में हम बहुत कम मार्क्स आए थे, 166 मार्क्स आए थे हमारे मैथिली में, लेकिन इस बार जो 184 मार्क्स आए हैं 300 में, वो मैं समझता हूँ इस क्रिएशन के वजह से आए हैं। जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उन सभी को आपने एक्यूमुलेट किया और फिर आपने अपने खुद के एक नोट्स बनाए, वो आपके सफलता का मूल मंत्र है मैथिली साहित्य ऑप्शनल में। नितिन जी, बहुत सारे लोग शायद ये आपकी जो टैक्टिक है, टेक्निक बोले, उसको ऑप भी करेंगे। किस तरीके से नोट्स बनाने हैं और आंसर किस तरीके से लिखने हैं, क्योंकि मैथिली साहित्य एक बहुत ही अनयूजुअल ऑप्शनल के तौर पर हम देखा जाता है। देखिए, ये ऐसा एक धारणा है कि हम मैथिली साहित्य को इस रूप में देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे समाज में उन व्यक्ति का उन चीजों का सम्मान नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए था।
जितने ये योग्य हैं उतना मिलता नहीं है। इसका मूल कारण है कि बाजारवादी संस्कृति, जो पूंजीवादी संस्कृति है, ये एक मूल कारण है। क्योंकि हम समाज में, जैसे हम गांव में जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारा क्या ऑप्शनल है, तो मैथिली है, तो वो एक हीन दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ये प्रकार की जो विचारधारा है ना, इस वजह से इस प्रकार की धारणा पनपती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैथिली साहित्य आप लेते हैं, अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स मिल जाता है और कैसे लिखा जाए, जैसे कि आपने बताया कि कैसे आंसर लिखा जाए, इसके बारे में बताइए। मैं समझता हूँ, जैसे हमारे सर बताते थे, उन्होंने बहुत ही मतलब हमारे लिए एक क्रांतिकारी योगदान उन्होंने दिया है, शेखर झा सर जी। उन्होंने बताया कि कैसे इंट्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया जाए। अगर कोई भी एग्जामिनर होता है, वो आपका पूरा आंसर नहीं देखता है, क्योंकि 650 वर्ड का 50 मार्क्स का होता है, लगभग 600 से 700 वर्ड्स में लिखने होते हैं, तो आपका पूरा 700 वर्ड्स नहीं देखेगा। आपका जो वेटेज होता है ना, वो इंट्रोडक्शन में होता है। तो आपको जरूरी है कि इंट्रोडक्शन कैसे हेल्दी दिया जाए, जिससे पढ़ के एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं, उनको पता चल जाए कि ये छात्र में कितना दम है। तो आपको मैथिली साहित्य में इंट्रोडक्शन अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद सिलेबस इतना कम है कि अगर 2-4 बार आप अच्छे से पढ़ लेते हैं डायरेक्शन के साथ, तो मतलब ये कहना कि अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आपका 180, 190 से 200 मार्क्स तक आप ले सकते हैं। बस थोड़ा शुद्धता का ध्यान रखा जाए, क्योंकि हिंदी लिखते हैं, हिंदी में भी शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो ये भाषा है, तो भाषा में कोशिश किया जाए कि शुद्धता का ध्यान रखा जाए। अगर शुद्धता का ध्यान रखा जाता है, तो किसी भी ऑप्शन सब्जेक्ट में हम सर्वाधिक अंक ला सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी ही क्यों ना। जब हम ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, तो मैथिली साहित्य में आंसर्स कैसे लिखने हैं? आपने बताया कि जो इंट्रोडक्शन है उसी को बहुत सारा डाइवर्सिफाई करना है। जो बॉडी है, बॉडी ऑफ द आंसर्स जिसे कहते हैं, उसको हम क्योंकि ये साहित्यिक सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या हम पॉइंट्स में आंसर लिखें या फिर पैराग्राफ्स में लिखें? जैसे एक एक धारणा है, मेरे अंदर भी थी कि पॉइंट्स में लिखें या फिर पैराग्राफ में लिखें या फिर आप पाई चार्ट में लिखें, क्योंकि जीएस में एक प्रकार का ट्रेंड चला हुआ है जो ज्यादा इफेक्टिव है कि आप अगर पाई चार्ट के माध्यम से लिखते हैं तो कम शब्दों में ज्यादा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैंने तो पाई चार्ट के माध्यम से, मैंने ना केवल जीएस में पाई चार्ट बनाया, बल्कि ऑप्शनल में भी मैंने कोशिश किया। लगभग सारे छात्र लगभग मैथिली के मुझे नहीं लगते हैं पाई चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया हूँ, लेकिन मैंने पाई चार्ट के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट किया। जिससे क्या हुआ, मुझे लगा कि जितना 600 वर्ड जब कोई भी आंसर चेक करेंगे, वो ना केवल 600 वर्ड पढ़ेंगे, बल्कि उनसे पहले उनको एक माइंड मैप बन जाएगा कि छात्र ने क्या किस किस पॉइंट को कवर किया है। तो ये मुझे लगा कि पाई चार्ट भी लिखिए, पॉइंट भी लिखिए, और एक पैराग्राफ राइटिंग भी होता है, तीनों को मिक्स करके लिखिए, ताकि आंसर जो होगा ज्यादा इंप्रेसिव होगा। इससे सर्वाधिक अंक आपको जरूर मिलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे आप देख रहे हैं कि इसके वजह से ही 184 मार्क्स शायद मिले। बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर आप मैथिली साहित्य भी ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन लाना है और अलग अलग प्रयोग करने हैं। जैसे आपको पाई चार्ट यूज करना है, फ्लो चार्ट यूज करना है और अपने आंसर्स को एक सबसे अलग बनाना है। नितिन जी, ये तो हमने काफी अच्छे से बात कर ली, मैथिली साहित्य को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपकी पूरी जर्नी में स्टडी आईक्यू किस तरीके से आपके साथ रहा है? इसमें अगर देखा जाए क्रेडिट, तो स्टडी आईक्यू का भी एक योगदान है, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम है, उसका दायरा आजकल इतना बढ़ गया है कि विदाउट न्यूज़पेपर पढ़े या फिर करंट अफेयर पढ़े आपका उस एग्जाम को आप बेहतर तरीके से क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो जैसा अगर मेरा पर्सनल देखा जाए, तो मैं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर विशेष करके, आप लोग इस पे एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर बनाते हैं। वो जैसे आपने 65th में एक करंट अफेयर बनाया था कि ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, एक अमेजोन में जंगल में आग लग गई थी, उसका हूबहू क्वेश्चन वहां पे आ गया था। तो आपका बहुत बड़ा योगदान है, और डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका आता है। तो आप लोग ऐसे ही मोटिवेट, ऐसे ही छात्रों की नीड को समझते हुए, एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव को समझते हुए जो करंट अफेयर बनाते हैं, वो ना केवल हम लोग जैसे छात्र जो रिमोट एरिया में रहते हैं, या हमारे जैसे छात्र जो मतलब, हालांकि हम लोग तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन जितने भी छात्र जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिनमें अच्छे अच्छे टीचर उनको नहीं मिल पाता है,
तो उनको एक ऐसा संजीवनी का काम करेगा कि उनको ना केवल पूरा व्यक्तित्व का निर्माण करेगा, बल्कि उनकी सफलता में स्टडी आईक्यू बहुत ही सराहनीय योगदान देगा। मैं समझता हूँ कि स्टडी आईक्यू का जो योगदान है बहुत ही आकर्षक और बहुत ही मूल्यवान। नितिन जी, बहुत खुशी हुई हमें ये जान के, और जैसे आपने कहा, और हमारा भी यही लक्ष्य है कि भारत के हर कोने में हर छात्र छात्राओं की जिस भी एग्जामिनेशन की वो प्रिपरेशन करे उसमें उनको मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये अपना मंच दिया, इसके लिए मैं बहुत ही आपका शुक्रगुजार हूँ। पूरे स्टडी आईक्यू टीम और आपका बहुत बहुत आभार, और थैंक यू सो मच मुझे समय देने।